एक मरे हुए पत्थर और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क है? आप कहेंगे कि इंसान सांस लेता है, पत्थर नहीं। इंसान का तापमान बढ़ता है, पत्थर का नहीं। इंसान बीमार पड़ता है और खुद को ठीक करता है, पत्थर नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप पत्थर कहते हैं वो 40,000 किलोमीटर चौड़ी धरती, ये बिल्कुल वही सब करती है जो आपका शरीर करता है। नासा के सैटेलाइट ने इसे सांस लेते हुए रिकॉर्ड किया है, जियोलॉजिस्ट ने इसका बुखार नापा है और बायोलॉजी यह मानने को मजबूर हो गई है कि हम किसी ग्रह पर नहीं रह रहे, बल्कि हम एक विशालकाय जीव के शरीर के अंदर जी रहे हैं। आज हम उस थ्योरी को डिकोड करेंगे जिसने मॉडर्न साइंस की नींव हिला दी है। क्या धरती सच में जिंदा है, और अगर हाँ तो क्या हम उस पर वायरस हैं या फिर व्हाइट ब्लड सेल है? सबसे पहले हमें अपनी लाइफ यानी जीवन की परिभाषा को थोड़ा सा अपडेट करना होगा। 1970 के दशक में नासा के एक साइंटिस्ट थे, जेम्स लवलॉक। उनका काम था मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढना। लेकिन जब उन्होंने मंगल और पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना की तो उन्हें एक बहुत ही अजीब पैटर्न मिला। मंगल का वातावरण एकदम डेड था, वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम था, सब कुछ शांत। लेकिन पृथ्वी का वातावरण अस्थिर था, अनस्टेबल था। यहाँ गैसेस लगातार एक दूसरे से रिएक्शन कर रही हैं। फिर भी, और यह बहुत बड़ा फिर भी है, ऑक्सीजन का लेवल पिछले लाखों सालों से 21% पर फिक्स है। अगर यह 25 हो जाए तो पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग जाए। अगर यह 15% हो जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो आखिर वह कौन सा कंट्रोल रूम है जो इस रेगुलेटर को 21% पर होल्ड करके बैठा हुआ है? लवलॉक ने इसे नाम दिया था होमियोस्टेसिस। ये वही प्रोसेस है जिससे हम अपना शरीर 37 डिग्री तापमान पर बनाए रखते हैं, चाहे बाहर ठंडी हो या गर्मी हो। लवलॉक ने महसूस किया था कि ये पूरी धरती, पहाड़, नदियां, हवा और यहाँ तक कि हम सब मिलकर एक सिंगल एंटिटी, एक लिविंग एंटिटी की तरह काम करते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया था गेया। अब सबूत देखिए, क्या धरती सांस लेती है? हाँ, और यह कोई रूपक मतलब मेटाफर्स नहीं है। अगर आप क्लिंग कर्व का डेटा देखें तो हर साल उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की गर्मियों में जब पेड़ पौधे उगते हैं तो धरती अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचती है, और सर्दी में जब पत्ते गिरते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। ये एक साल लंबी एक सांस है। धरती का एक ब्रीथ एक साल बराबर होता है। अब बात करते हैं बीमारी की, हम जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। डॉक्टर की भाषा में उसे फीवर या बुखार कहा जाता है। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन या वायरस आता है तो आपका शरीर क्या करता है? वो अपना तापमान बढ़ा देता है, फीवर, ताकि उस गर्मी से वायरस मर जाए। जरा सोचिए, ग्लेशियर का पिघलना, तापमान का बढ़ना, क्या यह ग्लोबल वार्मिंग है या गिया का अपना इम्यून सिस्टम है? क्या धरती अपना तापमान इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि वो इन्फेक्शन को खत्म कर दे? और जो बीमार कर रहा है और वह इन्फेक्शन, क्या वो हम लोग हैं? लेकिन यह डरावना पार्ट नहीं है। डरावना पार्ट अब शुरू होता है। अगर धरती एक शरीर है तो हम उसके सेल्स हैं। तो क्या हमारे दिमाग भी एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हैं जैसे शरीर के सेल्स जुड़े होते हैं? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने वाली मशीन रखी गई है। 9/11 के हमले से ठीक 2 घंटे पहले उन मशीनों ने कुछ ऐसे सिग्नल दिए जिससे साइंटिस्टों के होश उड़ गए। जरा सोचिए, एक मशीन जो पूरी तरह से रैंडम है, जिसे न भविष्य पता है न वर्तमान, वह एक ऐसी घटना पर कैसे रिएक्ट कर सकती है जो अभी तक हुई नहीं है? कहानी शुरू होती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक अंडरग्राउंड लैब से। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है द ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है पर दिमाग हिला देने वाला है। इन्होंने दुनिया भर में 70 से ज्यादा जगहों पर छोटे छोटे बॉक्स लगाए हैं जिन्हें RNGs मतलब रैंडम नंबर जनरेटर कहते हैं। ये मशीनें हर सेकंड में 0 और 1 मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक सिक्का उछालते हैं, और अगर आप एक सिक्का उछालें तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके होने के चांसेस 50-50% होते हैं। वैसे ही इन मशीनों का डाटा भी एक सीधी लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल रैंडम। दशकों तक ये मशीनें अपना काम करती रही, बोरिंग रैंडम नंबर देती रही। लेकिन फिर 11 सितंबर 2001 आया। सुबह के 8:46 पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया। लेकिन डेटा देखिए, टकराने से ठीक 2 से 3 घंटे पहले इन मशीनों का रैंडम पैटर्न अचानक बदल गया। वो रैंडम नहीं रही, वो एक साथ एक दिशा में चलने लगी। दुनिया भर में फैली अलग अलग मशीनें जो इंटरनेट से भी नहीं जुड़ी थी, वो सब अचानक सिंक्रोनाइज हो गई। डॉक्टर रोजर नेल्सन जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पूरी मानवता कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने फिजिकल दुनिया को हिला दिया है। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। जब प्रिंसेस डायना की मौत हुई, ग्राफ में स्पाइक आया था। जब सुनामी मतलब 2004 की सुनामी आई, तब भी ग्राफ में स्पाइक आया था। यहाँ तक कि जब दुनिया भर के लोग एक साथ न्यू ईयर मनाते हैं
तब भी यह मशीन रैंडम होना बंद कर देती है। वैज्ञानिक इसे द हाइव माइंड या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे मछलियों का झुंड एक साथ मुड़ता है बिना एक दूसरे से बात किए, बिल्कुल वैसे ही हम 8 अरब इंसान अलग अलग नहीं हैं। हम सब एक अदृश्य वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जब कोई बड़ी खुशी या फिर बड़ा दुख आता है तो हम सबकी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस एक हो जाती है, और यह इतनी ताकतवर होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों के सर्किट तक को भी बदल देती है। लेकिन यह सिग्नल ट्रैवल कैसे करता है? हमारा दिमाग ये सिग्नल भेजता कैसे है? जवाब आपके पैरों के नीचे है और आपके सर के ऊपर भी है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इस धरती की धड़कन है, और मजे की बात यह है कि आपका दिमाग भी ठीक उसी स्पीड पर धड़कता है। क्या आपने कभी सुमान रेजोनेंस का नाम सुना है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त इसी पल आप एक अदृश्य संगीत सुन रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? हजारों सालों से पृथ्वी एक खास धुन गुनगुना रही है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं द सुमान रेजोनेंस। ये काम कैसे करता है? धरती की सतह और उसके ऊपर वायुमंडल की परत मतलब आयोनोस्फीयर के बीच में एक खाली जगह है। हर पल दुनिया में करीबन 2000 जगह बिजलियां कड़क रही होती हैं। ये बिजलियां इस खाली जगह को एक विशालकाय ढोल मतलब ड्रम की तरह बजाती हैं। इस ढोल से एक बहुत ही धीमी और बहुत ही गहरी आवाज निकलती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7.83 हर्ट्ज। इसे याद रखिएगा, 7.83 हर्ट्ज। इसे धरती की धड़कन मतलब हार्ट बीट्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब जरा अपने दिमाग के अंदर चलिए। जब आप रिलैक्स होते हैं, मेडिटेशन करते हैं या सोने या जागने के बीच उस शांत अवस्था में होते हैं, तब न्यूरो साइंटिस्ट आपके दिमाग को नापते हैं तो पता है आपको क्या मिलता है? आपके दिमाग की तरंगे मतलब अल्फा वेव किस फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं? हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। वह 7.83 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है, यह गणितीय रूप से असंभव है। जिस ग्रह पर हम पैदा हुए हैं उसकी धड़कन और हमारे दिमाग की सबसे शांत अवस्था बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपका दिमाग मतलब ब्रेन और यह धरती मतलब अर्थ दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। हम बायोलॉजिकली ट्यून्ड हैं इस ग्रह के साथ। शायद इसलिए जब आप शहर के शोर शराबे से दूर जंगल या पहाड़ पर जाते हैं तो आपको अचानक शांति मिलती है। वह शांति सिर्फ चुप्पी नहीं है, वह आपका दिमाग है जो वापस अपनी मदर फ्रीक्वेंसी के साथ में सिंक हो रहा है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से दूर स्पेस में जाते हैं जहां पर सुमान रेजोनेंस नहीं होता है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनकी नींद उड़ जाती है। इसलिए जब स्पेस शटल में आर्टिफिशियल 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलाई जाती है ताकि उनका शरीर काम करता रहे। हम सचमुच धरती से जुड़े हुए हैं, किसी तार से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से। लेकिन यह कनेक्शन सिर्फ हवा में नहीं है। अगर आप अपने घर के बाहर लगे पेड़ को देखें, वह अकेला खड़ा है ना? गलत। जमीन के नीचे एक ऐसा नेटवर्क बिछा हुआ है जो इतना एडवांस है कि वैज्ञानिक इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। धरती ने अपना इंटरनेट खुद इंसानों से करोड़ों साल पहले बना लिया था। हम जंगल को कैसे देखते हैं? पेड़ों का एक कनेक्शन जहां हर पेड़ धूप और पानी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करता है। डार्विन का द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना? लेकिन जब प्रोफेसर सुजेन सिमर ने कनाडा के जंगलों में जमीन खोदी तो उन्हें कंपटीशन नहीं मिला, उन्हें कॉर्पोरेशन मिला। जमीन के नीचे हर पेड़ की जड़ों में धागों जैसा एक बारीक फंगस लिपटा हुआ था जिसे माइसीलियम कहते हैं। यह फंगस दो पेड़ों को आपस में जोड़ता है। ये जंगल का इंटरनेट है, द वुड वाइड वेब। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ से बात नहीं करते हैं, वे लेन देन करते हैं। अगर एक बड़ा पुराना पेड़ जिसे आप मदर ट्री कह सकते हैं, वह देखता है कि उसके आसपास के छोटे पेड़ों पे छांव है, उन पे धूप नहीं पड़ रही है, तो वो अपनी जड़ों से चीनी और न्यूट्रिशन उन छोटे पेड़ों तक भेज देता है। वह अपना खाना शेयर करता है ताकि उनका समुदाय जिंदा रहे। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि अगर जंगल के एक कोने में किसी पेड़ पर कीड़े ने हमला कर दिया है तो वह पेड़ तुरंत इस नेटवर्क के जरिए चेतावनी सिग्नल मतलब वार्निंग सिग्नल भेज देता है। मीलों दूर खड़े पेड़ जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ है वो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और अपने पत्तों में जहरीले केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं। हमले से पहले ही अपनी डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेते हैं। सोचिए, बिना दिमाग के, बिना जुबान के वे एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहे हैं। अगर पेड़ों के पास में यह समझ है अकेले जीने से बेहतर है साथ जीना, तो क्या हम इंसान इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं या सबसे मूर्ख हैं?
विज्ञान ने इसे अब खोजा है, माइकोरियल जल नेटवर्क नाम दिया है। लेकिन 5000 साल पहले जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई कार्बन डेटिंग नहीं थी, तब भारत के ऋषियों ने वेदों में क्या लिखा था? उन्होंने धरती को मिट्टी नहीं, माँ कहा था। और यह सिर्फ कविता नहीं, यह एक वैज्ञानिक मैनुअल था जिसे हम पढ़ना भूल गए हैं। जो बात आज विज्ञान वुड वेट वाइब और गिया थ्योरी कहकर बता रही है, क्या आपको पता है कि यह विज्ञान हमारे पास हमेशा से था, हमने बस उसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर आप अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त देखेंगे, उठाकर उसको देखेंगे, तो वहाँ के 12वें श्लोक में एक लाइन लिखी हुई है जिसने 5000 साल पहले ही इंसानों और धरतियों के रिश्तों को डिफाइन कर दिया था। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ध्यान दीजिए, ऋषि ने यह नहीं कहा था कि पृथ्वी मेरा घर है या पृथ्वी एक संसाधन है। उन्होंने कहा था कि वह माता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में एक नाल मतलब अम्बिलिकल कोड से जुड़ा होता है और माँ के ही खून और सांस से जिंदा रहता है, बिल्कुल वैसे ही हम इस धरती से जुड़े हैं। यह कोई कविता नहीं है, यह बायोलॉजिकल फैक्ट था। और सिर्फ धरती ही नहीं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 पूरे ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में वर्णित करती है, मतलब कॉस्मिक बीइंग के रूप में दिखाती है, जिसके हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भगवान हजारों सिर लेकर बैठा हुआ है। इसका मतलब था कि हम सब, आप, मैं, जानवर, पेड़, हम सब उस एक विराट शरीर के अलग अलग अंग हैं। मेरी आंख उसी ब्रह्मांड की आंखें हैं, आपके हाथ उसी ब्रह्मांड के हाथ हैं। हमने वसुदेव कुटुंबकम को सिर्फ एक अच्छा विचार मान लिया है। पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन विज्ञान अब कह रहा है कि यह परिवार भावनात्मक नहीं है, यह जेनेटिकल और एटॉमिक है। शुमान रेजोनेंस से लेकर माइकोरियल नेटवर्क तक हर सबूत यही चीख चीख कर कह रहा है कि हम सब अलग नहीं हैं। जब हम किसी नदी को गंदा करते हैं तो हम किसी बाहरी चीज को गंदा नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी ही नसों में जहर घोल रहे होते हैं। जब हम किसी जंगल को काट रहे होते हैं तो हम अपने ही फेफड़ों को काट रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम सब एक ही शरीर के हिस्से हैं तो हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? क्या कभी हाथ पैर से लड़ता है? क्या दिल दिमाग से नफरत करता है? नहीं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शरीर मरा तो वे भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, विज्ञान और वेद अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले थे ही नहीं। यह ब्रह्मांड एक मशीन नहीं, एक विचार, एक थॉट है, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और आप उस चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको आज का यह वीडियो लगा हो कि इसने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा बदला है, तो इसे उस इंसान के साथ में शेयर करिए जिसे आप अपना मानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वह आपसे अलग नहीं है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा, साथियों के साथ में शेयर तो करिएगा ही। साथ में इस तरह के अगर आप वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।